हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं AIEEE 2010 का पेपर। AIEEE 10 का जो पेपर है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे थे एक ही पेपर से। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का मेन फंडा तो यही है कि अगर मैं सारे के सारे PYQ एक ही चैनल पे ला के रख दूँ, चाहे वो जेई मेंस का हो या फिर जेई एडवांस का हो, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तुम देखोगे तो जेई एडवांस के सारे PYQ तुम्हें मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए हुए। एंड जेई मेंस के भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे PYQ अगर तुम देख लेते हो एक एक करके सारी वीडियो, तो तुम्हें लगेगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन एक ही बार में हो गया। और जो वो रिवीजन होगा उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तुम्हारा, फिर जाके जब एग्जाम में जाओगे तुम मचा दोगे। ठीक है, क्योंकि यार PYQ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जेई मेंस के एग्जाम में। जेई एडवांस के भी एग्जाम में इंपॉर्टेंस है, लेकिन जेई मेंस के एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? पुराने क्वेश्चन ही उठा के डाल दिए जाते हैं सेम टू सेम। या फिर तुम देखोगे पुराने क्वेश्चन जैसे आए होते सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे हल्का फुल्का डेटा चेंज करके डाल देंगे। ठीक है, तो वो अगर तुमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने सारे के सारे PYQ सॉल्व कर लिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 120 मार्क्स आया था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जब सारे के सारे PYQ सॉल्व कर लिए डिटेल डिस्कशन करके, मेरा मार्क्स बढ़ गया। कितना मार्क्स आया पता है? 250 मार्क्स। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं, पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ। जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, रिसेंट में बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं। सिंस ये तो 2010 का है, लेकिन रिसेंटली बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं क्रैमर्स रूल पे क्वेश्चन। जेई मेंस में एंड जेई एडवांस दोनों के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार बोला गया कंसिडर सिस्टम इक्वेशन, द सिस्टम इक्वेशन नो सॉल्यूशन, थ्री सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो पूरा का पूरा क्रैमर्स रूल रिवीजन हो जाएगा अभी तुम्हारा। बेसिकली जो सिस्टम इक्वेशन है उसका सबसे पहले डेल्टा निकाला जाता है। डेल्टा क्या होता है? जो भी कोएफिशिएंट है उसके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। 1 2 1, x1 x2 x3 का कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ मैं। 2 3 1, 3 5 2। ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो एक बार। 1 मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2, 1 मल्टीप्लाई किया, मैं देख लो ऐसे लिख देता हूँ, प्लस के साथ 1 लिखा, इसका रो इसका कॉलम ढक दिया, 3 × 2 6, -5 कर दिया। देन -2 मल्टीप्लाई किया, तो इसका रो इसका कॉलम खत्म किया, आ गया 2 × 2 4, -3 × 1 3। देन +1 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसका रो इसका कॉलम खत्म किया, आ गया 5 × 2 10, -3 × 3 9। तो यहाँ से आई कैन सी ये आने वाला है 6 - 5 1, -2 +1 दैट इज 0। डेल्टा भैया आ गया 0। यही तो है। अब देखो क्रैमर्स रूल तुम्हें रिवीजन हो जाएगा पूरा। मैंने बोला था डेल्टा की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 आए ना आए यूनिक सॉल्यूशन आएगा। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों के तीनों 0 आ गए तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, डेट इज 0, 0, 0। लेकिन वो पॉसिबल तभी होगा जब होमोजीनियस केस होगा, मतलब इधर साइड में 0, 0, 0 रहेंगे। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कुछ भी आए, डेल्टा ≠ 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन आंसर आएगा। नेक्स्ट, अगर डेल्टा ही 0 आ जाए, अगर डेल्टा ही 0 आ जाए तो उस केस में दो केस हो सकता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या तो नो सॉल्यूशन आएगा। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे के सारे फिर से 0 हो जाए, ठीक है, तो उस केस में आई कैन से डेल्टा भी 0, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन अगर डेल्टा 0 आ गया एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से एक भी नॉन जीरो आ गया, एक भी नॉन जीरो आ गया, सारे के सारे नॉन जीरो आने से मतलब नहीं, एक भी नॉन जीरो आ गया, बोल देंगे नो सॉल्यूशन है। बस यही, इतना ही है क्रैमर्स रूल। कितना आसान है ना। चलो, हमने डेल्टा कैलकुलेट किया, 0 आ गया। हाँ, अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं डेल्टा 1, क्योंकि डेल्टा 1 कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो डेल्टा 1 में करते क्या हैं, तो हम लोग बोलते हैं x1 का जो कोएफिशिएंट है, जो हमने वो जो कॉलम लिखा था उसमें हम लोग ये कांस्टेंट वाला कॉलम डाल देंगे, 3 3 1। बाकी सबको सेम रहने देंगे, 2 3 5 1 1 2। इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 2 6 -5, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 2 6 -1 5, देन +1 मल्टीप्लाइड बाय
5 इंटू 3 15 माइनस 3, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1 इंटू 3 3, 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 2 माइनस 10, 15 माइनस 3 12, तो ये तो आ गया 15 माइनस 10 दैट इज 5। डेल्टा 1 ही नॉट इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? नो सॉल्यूशन है। तो क्रैमर्स रूल के क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, ठीक है। कभी कभी वो ऐसा बोल देते हैं कि नो सॉल्यूशन है, तो बताओ आगे क्या, कुछ कंडीशंस पूछ लेंगे। कभी कभी बोल देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो बताओ कंडीशंस क्या, अल्फा बीटा कुछ भी दे देंगे, के की वैल्यू पूछ लेंगे। तो तुम्हें ये फंडा मालूम होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो भैया। अब ये जो वेक्टर इक्वेशन पे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बोला गया लेट ए वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, दो वेक्टर्स दे दिया। उन्होंने पूछा बी वेक्टर होगा क्या अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। जहां पे एक इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगा, सिर्फ और सिर्फ ए डॉट बी की वैल्यू 3 आने वाली है। ए डॉट बी की वैल्यू 3 आने वाली है। आज एक रामबाण सिखा रहा हूं, याद रखना। कभी भी वेक्टर इक्वेशन गिवन हो, वो वेक्टर निकालना हो जो वेक्टर ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट में फंस चुका है। अगर हमें वो वेक्टर निकालना है जो ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट में फंस चुका है, तो एक और बार क्रॉस ले लो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज कर लो, एक और बार क्रॉस ले लो। लेकिन एक और बार क्रॉस किससे लूं, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको आसान करता हूं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। एक और बार क्रॉस किसी वेक्टर से ले लो। किस वेक्टर से लूं जो मेरे लिए क्रॉस लेना आसान होगा? तो हमेशा याद रखो कौन सा वेक्टर नोन है। तुम बोलोगे ए वेक्टर नोन है, सी वेक्टर नोन है, ए एंड सी में से लेने की कोशिश करो। अगर तुम सी से लेते हो, तुम बोलोगे सी डॉट सी मॉड सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या यहाँ पे डिफिकल्टी दिख रही है? एक चीज ये डिफिकल्टी कि भाई जब मैं सी से क्रॉस लूंगा तो आई कैन सी से मैं यहाँ क्रॉस लूंगा और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ सी क्रॉस सी। एक सेकंड, हाँ, तो माइनस ऑफ सी क्रॉस सी आ जाएगा। अब तुम देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पे सी डॉट बी पता ही नहीं है। मैं यहाँ फिर से फंस जाऊंगा अगर सी से क्रॉस लूंगा तो सी से लेना हटा दिया। अब तुम खुद सोचो किससे लेना आसान रहेगा। तुम बोलोगे ए वेक्टर से क्रॉस ले लो। सिंस यहाँ पे पहले तुमने क्रॉस लिया है तो यहाँ भी तुम पहले ही क्रॉस लोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ ए क्रॉस समथिंग लिख दिया और यहाँ सी क्रॉस ए लिख दिया, पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए वेक्टर। पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा भाई, चौपट हो जाएगा पढ़ाई लिखाई पूरा। ओके, देन अब क्या करें? अब मुझे सब कुछ पता है। आई कैन सी ए क्रॉस बी इज ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस सी वेक्टर, जो कि हम लोग अभी थोड़ी देर में कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से मुझे बी वेक्टर आ जाएगा। गोल्डन रूल सीख लिया तुमने तो, ठीक है। अब कुछ कुछ जो गिवन है उसको लिख, ए डॉट बी 3 गिवन है, 3 टाइम्स ए वेक्टर जे कैप माइनस के कैप, तो 3 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई करके, 3 जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस ए डॉट ए इज मॉड ए का होल स्क्वायर। मॉड ए कितना है? तुम बोलोगे मॉड ए तो सर √2 है, ए 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, मॉड ए का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा। 2 टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर निकालो, काम बन जाएगा। ए क्रॉस सी निकालना बहुत ही आसान है, आई जे के। ए की वैल्यू 0 1 -1 1 -1 -1, आई लिखूंगा तो इसका कॉलम इसका रो खत्म। 1 इंटू -1 इज -1 माइनस -1 इंटू -1 इज 1। देन माइनस के साथ जे कैप लिखूंगा, उसका रो इसका कॉलम खत्म करूंगा। 0 इंटू -1 इज 0 माइनस 1 इंटू -1 इज -1। देन प्लस के कैप लिखूंगा, इसका रो इसका कॉलम खत्म करूंगा। 0 इंटू -1 इज 0 माइनस 1 इंटू 1 इज 1। तो ये अल्टीमेटली आ रहा है -2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस, उसमें भी एक माइनस मल्टीप्लाई, हमने ए क्रॉस सी निकाला, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया,
तो 2i कैप बन गया प्लस जे कैप बन गया प्लस के कैप बन गया। वाह वाह भाई, भगवान की लीला अपरंपार। 2b वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 3j कैप। ये 2i कैप विथ नेगेटिव साइन ही आएगा। 3j कैप माइनस जे कैप इज प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस के कैप इज माइनस 4k कैप। 2 से डिवाइड कर दो, बी वेक्टर आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ऑप्शन नंबर 2। सीख लिया तुमने ये चीज कि अगर भाई ऐसा सिचुएशन रहेगा तो हम लोग ये काम कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया स्टैटिस्टिक्स। इन दिनों कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। 2010 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेकिन फिर से आ सकता है। और यहाँ बच्चे मिस्टेक करते, ये फॉर्मूला याद रहता ही नहीं यार। 100 में से 90 लोग ये फॉर्मूला याद नहीं रखा होगा। लिख के ले लो। चलो देखो, फॉर 2 डेटा सेट, हमारे पास 2 डेटा सेट है, साइज 5, n1 है मेरे पास 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट डेटा सेट इज 5, इस साइज 5। अच्छा n2 भी 5 है, वाह, दोनों के दोनों 5, फॉर 2 ईच ऑफ साइज 5। वेरिएंस आर गिवन टू 4 and 5, मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर 4 है, सिग्मा 2 स्क्वायर 5 है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स आर गिवन टू बी 2 and 4। म्यू 1 गिवन है 2, म्यू 2 गिवन है 4। देन उनसे पूछा है कि द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड डेटा सेट, सिग्मा ऑफ कंबाइंड डेटा सेट। तो यहाँ मेजर मिस्टेक क्या होता है, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 की बात नहीं चलेगी। ये फॉर्मूला होता ही नहीं है, ये मीन में हो जाता है। डेट इज म्यू ऑफ द कंपाउंड मिक्सचर चाहिए तो n1 म्यू 1 प्लस n2 म्यू 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो यहाँ से आई कैन से 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 प्लस 5। ओके, सो यहाँ से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 4 6, 6 बाई 2 डेट इज 3। म्यू कंबाइंड आ चुका है, लेकिन म्यू कंबाइंड से काम थोड़ी ना चलेगा भाई। सिग्मा स्क्वायर कंबाइंड चाहिए मुझे। सिग्मा स्क्वायर कंबाइंड का फॉर्मूला तो बता दो। देखो भाई, सिग्मा स्क्वायर कंबाइंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n1 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये d1 d2 क्या है, ये d1 d2 यार ये पूरा का पूरा मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। जब तुम मेरे चैनल पे जाओगे होम पेज पे एंड स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें एक्सक्लूसिवली फॉर जेई मेंस मिलेगा। वहाँ जितने भी कॉन्सेप्ट थे स्टैटिस्टिक्स के या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग के, सारी चीज़ों को डिस्कस किया है डिटेल में। अगर उतना पढ़ लेते हो तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने ट्रूथ टेबल से नहीं बताया, वहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताया है मैंने वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम सीख लिया तो सारे क्वेश्चन हलवा की तरह ऐसे ऐसे बनेंगे। ठीक है, ओके। अभी देखो, अब ये d1 क्या है बच्चों का क्वेश्चन होगा। d1 इज भैया म्यू 1 माइनस म्यू निकालो, उसका स्क्वायर निकाल लो, d1 स्क्वायर हो जाएगा ये। d2 स्क्वायर क्या है, म्यू 2 माइनस म्यू निकालो, उसका स्क्वायर निकालो, तो निकाल दो ना। d1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, म्यू 1 इज 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। d2 स्क्वायर, d2 म्यू 2 इज 4, म्यू 2 इज 4, म्यू 2 इज 4 एंड 4 माइनस 3 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1। वाह भाई, लाइफ सिंपल। देखो तुम n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, तो हर जगह से n काट के मैं डायरेक्टली यहाँ 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली तो वही आने वाला है, सिग्मा 1 स्क्वायर 4, 4 प्लस d1, 4 प्लस 1 5, सिग्मा 2 स्क्वायर इज 5, 5 प्लस 1 इज 6 बाई 2, दैट इज 11 बाई 2, 11 बाई 2। ऑप्शन नंबर 3। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो भाई, 4 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं, 4 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ लोगे तो 8 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। सच बता रहा हूं मैं, जाके पढ़ लो। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सिंपल है, द सर्कल दिस, ये सर्कल दिया है, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। बेसिकली इसने बताया चाहा ये कोई भी सर्कल है रैंडम, एक लाइन है जो टेंजेंट नहीं है, वो 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली कट कर रहा है। तो m की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तुम्हें पता होना चाहिए कितनी होगी। भाई साहब ये सेंटर है, सेंटर से अगर इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं वो रेडियस से कम आ जाए तो फिक्स हो जाएगा। क्या फिक्स हो जाएगा कि लाइन ने कट किया, खत्म। सेंटर कितना है 2,8, कैसे निकाला कैसे निकाला, -2gx माइनस, तो यहाँ g की वैल्यू -2 आई, f की वैल्यू -4 आई, तो -g को -f इज सेंटर। ओके लाइन कितना है 3x माइनस 4y माइनस m इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस कैलकुलेट करो, रेडियस निकाल लो पहले। रेडियस कितना है √g², इट इज 4। ये 4 है, अभी मेजर मिस्टेक हो जाता, बहुत ब्लंडर हो जाता, बहुत भारी मिस्टेक हो जाता, ब्लंडर हो जाता। 2,4 g² प्लस f² 16 माइनस c माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है 25 डेट इज 5 आ गया है। तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करो, डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिंपल फंडा ही है। 3 × 2 6 माइनस 16 माइनस m डिवाइड बाई √3² प्लस 4² डेट इज 5 का मॉडुलस लेस देन 5 होना चाहिए। इक्वल टू 5 ही नहीं चलेगा, इक्वल टू 5 हो गया तो टेंजेंट हो जाएगा। लेस देन 5 कितना आ रहा है भाई, ये 5 को उधर लेके जा सकते हैं, हाँ लेके जा सकते हैं, प्लस है 5 से बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया सारे जहां से। अच्छा वाह वाह वाह, -10 माइनस m, माइनस कॉमन ले लिया, मॉड ले लिया, तो m प्लस 10 बच गया, वो का मॉड लेस देन 25। मॉड x लेस देन a है तो x बिलोंग्स टू -a टू a, तो यहाँ से m प्लस 10 बिलोंग्स टू -25 से 25, सो -10 कर दिया तो 15 -35, m बिलोंग्स टू -35 से 15, -35 से 15, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखो, बस याद रखना डिस्टेंस वगैरह क्या होता है, मॉड होता है। क्यों मॉड होता है, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस से नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है चलो। आज के वीडियो का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, शायद, हाँ ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, चलो देखो। 2010 का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, ठीक है। एन अर्न कंटेंट्स 9 balls ऑफ विच 3 आर रेड 4 आर ब्लू एंड 2 आर ग्रीन, इस टाइप का दे देना तो अर्न बना ही लो भाई बॉक्स। अर्न पे ये दूसरा क्वेश्चन है इस साल, लास्ट वीडियो में ही हमने किया था ये क्वेश्चन अर्न पे। 9 balls जिसमें कि 3 रेड बॉल है, 4 ब्लू बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है, भर भर के बॉल डाला है, 9 balls। 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न, 3 बॉल निकाला। द प्रोबेबिलिटी डेट द 3 balls हैव डिफरेंट कलर, मतलब ये जो 3 बॉल निकाला तीनों के तीनों डिफरेंट कलर के होने चाहिए, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक रेड होगा, एक ग्रीन आएगा, एक ब्लू आएगा, तभी तीनों के तीनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी निकालने के सबसे पहले सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख लो। 9 में से कितने बॉल निकालने हैं 3, तो टोटल पॉसिबिलिटी इज दिस 9c3। फेवरेबल कौन सा है बस वो सोच लो, तीनों के तीनों अलग अलग कलर के होने चाहिए, दिस मीन्स इसका एक निकलेगा, इसका एक निकलेगा, इसका एक निकलेगा, 3c1 होगा, 4c1 होगा, 2c1 होगा, ठीक है। सो दिस इज 3c1 3, 4c1 इज 4, 2c1 इज 2। 9c3 कितना आएगा, 9 फैक्टोरियल, 9c3 को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टर 6, 7 × 8 × 9, ये आ गया 2 × 3, 3 × 3, 2 × 4, तो ये आ गया 7 × 4 × 3, 4 × 3 कट गया, ये तो आ गया 2/7। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जितने भी PYQ है सारे के सारे इस चैनल पे तुम्हें मिल रहे हैं, चाहे वो जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, भाई जेई एडवांस का कोई नहीं डालता है, वो भी सारे के सारे PYQ जेई एडवांस जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो, कहीं नहीं मिलेगा सारे के सारे, और इतने अच्छे हो सकता है कहीं मिल भी जाए तो इतने अच्छे से डिस्कस किया हुआ नहीं मिलेगा, चैलेंज है तुम्हारा, ठीक है।
तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सबका फायदा हो पाए, एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।